दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज तो एक मरते हुए राज्य की कहानी सुन लीजिए। शायद इतनी बड़ी त्रासदी या इतना बड़ा दर्द आपके भीतर कभी महसूस हुआ नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसे राज्य की कहानी है जिसका अतीत गौरवशाली है, जिसकी यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक वक्त पहचान पाए हुई थी, जहां सबसे पहले रिपब्लिक के तौर पर इसी राज्य के भीतर से चीजें पनपी थी। यह एक ऐसा राज्य है जहां मौजूदा वक्त में इस देश के भीतर में जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, उनके भीतर जो नौकरशाह बैठे होते हैं, जो नीतियों को बनाते हैं, उनमें सबसे बड़ी तादाद इसी राज्य से आने वाले लड़कों की है, युवाओं की है, बुजुर्गों की भी है। यहां तक कि फाइनेंस कमीशन को इस देश में जो शख्स लीड करता है वह भी इसी राज्य से आता है। राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इस राज्य के छात्र, इस राज्य के प्रोफेशनल्स, इस छात्र के डॉक्टर्स की एक पहचान है, चाहे वो ब्रिटेन हो या अमेरिका हो। आज किसी का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ आज गौर कीजिए, कोई राज्य अगर मरता है और उस राज्य के होने का मतलब इस देश के भीतर फिर भी क्या है, सियासी तौर पर और शायद खून चूसने के तौर पर, क्योंकि बाढ़ से लबालब पानी के बीच में 11 जिले इस राज्य के डूबे हुए हैं। कोरोना जैसी बीमारी से प्रभावित इस राज्य के भीतर का संकट यह है कि शमशान घाट तक में जगह नहीं मिल पा रही है, लकड़ी उपलब्ध नहीं है, बेड उपलब्ध अस्पतालों में नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाई नहीं है, यहां तक कि जिस कुर्सी पर बैठाकर ले जाया जाए मरीज को वह भी नहीं है। एम्बुलेंसेस तक की स्थिति नाजुक है। और इस देश के मानचित्र पर, इस राज्य पर जब आप उंगली रखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में इसकी स्थिति ऐसी हो चली है कि इस राज्य का अपना राजस्व भी देश में सबसे कम है। जीएसटी के जरिए जो पैसे आते हैं सबसे कम आते हैं, इनकम टैक्स के जरिए जो पैसे आते हैं सबसे कम आते हैं। इंडस्ट्री यहां नामो निशान भी नहीं मिलेगा आपको। यह कौन सा राज्य है? आज जिक्र इसी राज्य का, क्योंकि त्रासदी इतनी बड़ी है कि हमें लगा कि तमाम तथ्यों के साथ आज आपको अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए और खास तौर से इस राज्य से जुड़े लोगों को महसूस करना चाहिए, जो दिल्ली में बैठे हों, चाहे लंदन में बैठे हों, चाहे अमेरिका में बैठे हों, या देश के अलग अलग प्रांतों में बैठे हों, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर ही क्यों ना हो। यह राज्य बिहार है, एक ऐसा राज्य जिसके भीतर सिर्फ और सिर्फ मवाद भरा हुआ है, क्योंकि जो फैक्ट्स वहां के निकल के आएंगे वो आपको शर्म में डुबो देंगे और आपके भीतर वाकई ये एहसास होगा कि बिहार के होने का मतलब भारत के भीतर है क्या। समझने की कोशिश कीजिए। मौजूदा वक्त में यहां पर 11 जिले पूरी तरीके से बाढ़ में डूबे हुए हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चले हैं और जिन 11 जिलों में पानी लबालब भरा हुआ है वहां पर सबसे ज्यादा कोविड का असर हो चला है। कोविड लगातार फैलते जा रहा है, मौतें हो रही हैं, कुछ अस्पताल पहुंच पाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते हैं। पटना जैसे शहर में जहां पर पीएमसीएच भी है और एनएमसीएच भी है, जो हजारों बेड के साथ रहता है, बावजूद इसके इस देश के भीतर में सबसे कम वेंटिलेटर बिहार में ही है, सबसे कम हॉस्पिटल्स बिहार में ही है, सबसे कम डॉक्टर्स बिहार में ही है, सबसे कम नर्स बिहार में ही है, सबसे छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल्स का बिहार में ही है। और आइए जरा गौर करना शुरू करें और एक एक शब्द पे गौर कीजिएगा, क्योंकि इन बातों का असर शायद बिहार के जरिए इस देश के उन कानों में पहुंच जाए जो चुनाव के वक्त कहते थे आपको कितना पैकेज चाहिए, 50,000 का चाहिए, 80,000 का चाहिए, 1 लाख करोड़ चाहिए, 1,20,000 करोड़ चाहिए, ये दे दिया वो दे दिया। सत्ता पलट गई, सत्ता का खेल होता है। लेकिन उस बिहार के भीतर आज झांक ही लीजिए। बिहार के भीतर में देश में ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम वेंटिलेटर हैं। इस देश के भीतर में टोटल 48,000 वेंटिलेटर हैं। बिहार में 771 वेंटिलेटर हैं। आईसीयू बेड पूरे के पूरे देश के भीतर में लगभग 95,000 है। 95,000 आईसीयू बेड पूरे देश में है। बिहार के भीतर में यह 1,543 है। देश में बेड की तादाद जो है वो लगभग 7 लाख के पार है, लेकिन बिहार के भीतर में टोटल बेड जो है वो 30,000 के लगभग है। हॉस्पिटल्स 3,034 है। ये सारी संख्या सरकारी और
गैर सरकारी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिलाकर हमने आपके सामने रखी है। और आप जरा सिलसिला शुरू कीजिए। हॉस्पिटल बिहार में 3034 हैं, लेकिन यहां पर शमशान घाट हो, सेमेट्री हो या कब्रिस्तान हो, उनकी तादाद बिहार में लगभग दुगनी है जितने अस्पताल हैं। अगर 3034 अस्पताल हैं तो 6775 कब्रिस्तान, शमशान घाट या जहां ईसाइयों को दफनाया जाता है, सेमेट्री, उसकी जगह पर है। और इसके भीतर में शिया कब्रिस्तान भी आ गए और इसके भीतर में कैथोलिक सेमेट्री भी आ गया। यह बिहार का एक सच है। दूसरा सच हमको लगता है तुरंत मौजूदा वक्त में आ जाइए। बिहार में 40,000 पॉजिटिव केस मिले, 26,000, ये हम कल रात तक की जानकारी आपको दे रहे हैं। 40,000 पॉजिटिव केसेस में से कहा गया कि 67% रिकवरी है। अच्छी बात है। 26,800 लोग ठीक हो गए। जो बीमार हैं उनकी तादाद है 13,200। 13,200 में से 25% को यानी 3,300 को तुरंत आईसीयू चाहिए। लेकिन आईसीयू बेड की संख्या जो 3,300 है उसके आधे है, यानी सबको बेड नहीं दिया जा सकता है। एक बेड पे कम से कम 2 मरीज होंगे, सिर्फ कोरोना वायरस के मद्देनजर, क्योंकि 1,543 आईसीयू बेड है। मरीज दुगने हैं। जिनको वेंटिलेटर चाहिए उनकी संख्या है लगभग 1,650, लेकिन वेंटिलेटर पूरे राज्य में ही 771 ही है, 771 है। यानी वेंटिलेटर सबको नहीं मिल सकता है। अगर सिर्फ उन केसेस का जिक्र कर रहे हैं जो कि सरकारी दस्तावेजों में पॉजिटिव पाए गए हैं, इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल्स तक पहुंचे हैं, सिर्फ उनका जिक्र हो रहा है, बाकियों का जिक्र यहां नहीं कर पा रहे हैं। यानी जो मौजूदा वक्त में मरीजों की तादाद है वह भी दे पाने की स्थिति में बिहार में नहीं है। और बिहार के भीतर जब और झांकना शुरू कीजिएगा तो हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या सिर्फ 1,147 है, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी शामिल है। वहां पर कोई बेड नहीं होता है। प्राइवेट 1,887 1,887 है। हमको लगता है कि एक दिमाग में और जहन में रखिए, बिहार की जनसंख्या तकरीबन 12 करोड़ है आज की तारीख में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है। उत्तर प्रदेश में ठीक उसके काउंटर में उसकी स्थिति भी नाजुक है, लेकिन वो बिहार की तुलना में कई गुना आगे है। बिहार में अगर 3,034 प्राइवेट और सरकारी दोनों हॉस्पिटल्स हैं तो उत्तर प्रदेश में 17,000 है। इस देश के भीतर में लगभग 69,265 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें 25,778 गवर्नमेंट के हैं और बाकी 43,000 प्राइवेट हैं। सवाल है, जब बेड पर भी आते हैं तो सरकारी अस्पताल में बेड्स की संख्या सिर्फ 11,000 है टोटल बेड, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बिहार में 19,000 बेड्स अवेलेबल हैं। दोनों को मिलाइएगा तो लगभग 30,000 होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भीतर में जो जांच प्रक्रिया में जो पैसा चाहिए वह बिहार के प्रति व्यक्ति आय के 1 महीने की आय का लगभग 6 गुना ज्यादा देना पड़ता है। अगर वो 14 दिन हॉस्पिटल में रह गया, संभव नहीं है उसके लिए। गवर्नमेंट का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और तमाम बेड, तमाम वेंटिलेटर, तमाम आईसीयू मिला दीजिएगा, सबको मिलाने के बावजूद भी आज की तारीख तक में भी जितने मरीज हैं, जिसमें 67% ठीक हो गए, बाकी बचे हुए के लिए भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आईसीयू बेड की स्थिति बिहार के भीतर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ 583 है। उत्तर प्रदेश में यह 3,813 है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 960 बेड है, 960 बेड है। आईसीयू बेड भी उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 से ज्यादा। हम इन बातों का जिक्र इसलिए करें क्योंकि बार बार इस एहसास से जीना शुरू कीजिएगा कि इस राज्य के होने का मतलब क्या है। और जब हमने आपसे इस बात का जिक्र किया कि जितनी बड़ी तादाद में बिहार में शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, सेमेट्री है, उसकी तुलना में अस्पताल भी आते हैं, तो हमारे दिमाग में तुरंत जहन में आता है आपको यह भी जानना चाहिए कि बिहार में डॉक्टर्स कितने हैं। बिहार देश के उन राज्यों में आता है जहां सबसे कम डॉक्टर हैं वहां की जनसंख्या के लिहाज से। WHO कहता है 1,000 लोगों पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। भारत में डॉक्टर्स की कमी है, सर्वविदित है। भारत का एवरेज जो है वो लगभग 11,000 लोगों पर 1 डॉक्टर है। लेकिन बिहार का सच क्या है? बिहार में 28,391 लोगों पर 1 डॉक्टर है। कल्पना के परे है। दुनिया के किसी भी देश में
दुनिया के अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाइए या जो भी आपके जहन में कंट्री आता है, यह स्थिति कम से कम इलाज को लेकर आपको कहीं नहीं मिलेगी जो बिहार के भीतर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जर्जर हो चला है। और इतना ही नहीं, जो दवाइयों की दुकान है पूरे बिहार में वो 4163 है। जो नर्सेज हैं उनकी तादाद 9413 है। जो अनरजिस्टर्ड एक्सरे नर्सेस कहते हैं उनकी तादाद लगभग 8624 है। इसकी जानकारी के मद्देनजर जरा यह समझने की कोशिश कीजिए, बिहार का सच यह है कि बिहार में 12 करोड़ लोगों में से लगभग 11 करोड़ लोगों के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और जो 1 करोड़ लोग जो बचे हुए हैं, जो अगर उस मुश्त में आ जाते हैं जिसके भीतर अगर आप 5 लोगों के एक परिवार को जोड़ते हैं तो 20 लाख परिवार सिर्फ बिहार में ऐसे हैं जिनके लिए औसतन इंफ्रास्ट्रक्चर वही मौजूद है जो पूरे देश में है। बाकी 11 करोड़ को भूल जाइए और अब जरा सोचना शुरू कीजिए, यह एक ऐसा राज्य है जहां कुछ भी नहीं है। स्टेट कैसे चल रहा है और किस रूप में चलाया जा रहा है, यह भी संकटकालीन स्थिति है। उसकी वजह है, और उसकी वजह के लिए हमको लगता है कि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को जानने से पहले एक चीज और जान लीजिए। जब हम इन अस्पतालों का जिक्र कर रहे हैं तो बाढ़ से प्रभावित जो 11 जिले हैं उसमें गोपालगंज, खगड़िया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और किशनगंज, ये 11 जिले हैं। इन 11 जिलों में जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं कल तक, उनकी तादाद 9175 है। लगभग 6500 लोग ठीक हो गए, लगभग 75 मौत हो गई। जो लोग अभी भी प्रभावित हैं उनकी संख्या है 2600। इन 2600 लोगों के लिए इन 11 जिलों के भीतर में जो बेड, जो आईसीयू बेड, जो वेंटिलेटर या जो हॉस्पिटल्स, उसमें 2600 लोगों के लिए भी उपलब्ध तो दूर की बात है, हर बेड पर आपको कम से कम 15 लोगों को रखना होगा, तब वहां पर चीजें उपलब्ध हो पाएगी। हर बेड पर 15 लोग रहेंगे इन 11 जिलों में जो प्रभावित है, जहां पे बाढ़ की मार है, जहां पे कोरोना वायरस की मार है, जो सबसे ज्यादा बाढ़ जहां पर है, जहां पे सबसे ज्यादा अपने तौर पर वायरस की स्थिति पहुंची है, वहां की स्थिति में एक नाम भागलपुर का आता है, पटना का नाम भी आता है। पटना का जिक्र तो इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब जब हम आपसे जिक्र करते हैं कि पटना में किसी से पूछिएगा कौन सा अस्पताल है, तो उंगलियों पर गिना जाएगा। वो नाम ले लेगा पीएमसीएच का, वो नाम ले लेगा एनएमसीएच का, वो नाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक पारस हॉस्पिटल का नाम, इस तरह से हॉस्पिटल्स गिनिएगा तो आप 10 हॉस्पिटल्स अपनी उंगलियों पर नहीं गिन पाएंगे बिहार की राजधानी पटना में। लेकिन जब आप पूछिएगा कब्रिस्तान कितने हैं, शमशान घाट कितने हैं, इलेक्ट्रिक सेंटोरियम कितने हैं, क्रेमेटोरियम जो है, उसमें पता चला कि बांस घाट है, गुरु गोभी घाट है, खांजे कला घाट है, पीर मोहानी कब्रिस्तान है, कदम कुआं कब्रिस्तान है, सेमेट्री सब्जी बाग का है, गुलशन कब्रिस्तान है जो शेखपुरा में है, कुनकुन सिंह लेन में महमूद अली शिया कब्रिस्तान है, पटना यूनिवर्सिटी के पास मुस्लिम ब्यूरल ग्राउंड है, बालूपुर में कैथोलिक कैमेट्री है, दाऊद विधा कब्रिस्तान कंकड़बाग में है, वेटनरी कॉलेज के पास कब्रिस्तान है जो एयरपोर्ट के नजदीक है। यानी 12 कब्रिस्तानों के नाम हमने ले लिए, शमशान घाट के नाम ले लिए, या ईसाइयों को जहां दफनाया जाता है। हॉस्पिटल्स इतने नहीं है। मौत इस दौर में कितनी हो जाएगी गिनने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसकी एक वजह है कि बिहार के भीतर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आपको जानकर यह भी हैरत होगी कि बिहार की जनसंख्या इस देश की जनसंख्या के लिहाज से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो लगभग 9-9.5% बैठता है, 9.2% बैठेगा पूरी जनसंख्या बिहार की जो है। लेकिन बिहार के भीतर से जो जीएसटी निकलता है, जीएसटी का मतलब यह हुआ कि जो टैक्स, जो व्यापारी जो टैक्स देते हैं सरकार को, वह पूरे देश के जीएसटी का सिर्फ 1.3%, कल्पना के परे है, 1.3%। पिछले साल 12,640 करोड़ रुपए बिहार के जीएसटी निकले। इस देश के भीतर में से 9,44,414 करोड़ रुपए थे। 1.3% जीएसटी निकलता है। और अगर 2014 से 2018 तक के 5 साल को ले आइएगा तो उस दायरे में जीएसटी हमारा 1.2% हो जाता है। बिहार का जीएसटी जो देश में योगदान है, और जो इनकम टैक्स कलेक्शन होता है वह भी बिहार में सबसे कम है, वह भी सिर्फ 1.2% है।
2014 से लेके 2019 तक इन 5 सालों में जो 37,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के दिए गए, यानी प्रति साल लगभग 7,400 रुपए इनकम टैक्स के दिए जाते हैं। भारत का जो एवरेज है इनकम टैक्स का वो तकरीबन 6,06,000 का है, लेकिन बिहार में ये 7,400 पे आ गया। उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में लगभग 60,000 के लगभग। झारखंड में डबल है बिहार के जो इनकम टैक्स दिया जाता है, जीएसटी जो दिया जाता है वो डबल है। अब यहां से सवाल है कि इतनी बड़ी स्थिति में जब पैसा है नहीं तो क्या होता होगा? यकीनन क्या होता होगा, इसकी 2 स्थिति बिहार की और देख लीजिए। बिहार में मिड डे मील जिन बच्चों को दिया जाता है उनकी संख्या 52 लाख है, 52 लाख, लगभग 20,000 स्कूल के 52 लाख बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं आया है सेंटर से, सरकार के पास वहां अपना पैसा नहीं है। अप्रैल के बाद से तो कहीं भी किसी भी स्कूल में जुलाई तक नहीं एक भी मिड डे मील मिला। आप कहेंगे लॉकडाउन तक कैसे मिलता, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे, लॉकडाउन की स्थिति रहेगी, मिड डे मील के लिए फिर भी बजट का प्रोविजन किया गया, सेंटर ने किया, पैसा बिहार तक नहीं पहुंचा। एक स्थिति है मिड डे मील का नहीं मिल रहा है। लेकिन उससे पहले के साल में जब आप चले जाएंगे, जब ना लॉकडाउन था ना कोरोना वायरस था, उसका जब एवरेज निकल कर आता है तो लगभग 52,23,400 बच्चों में से जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं, उन बच्चों में से एवरेज जो भोजन सबको मिड डे मील ले आया, ये 52 लाख से घटकर 1,20,000 हो गया। बाकियों को मिड डे मील नहीं मिला। ये मामला हाईकोर्ट में भी गया है। हाईकोर्ट में भी इसी महीने की 9 तारीख को हाईकोर्ट ने भी कहा है भाई मिड डे मील क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या स्थिति है, ये कैसा राज्य है? और यहां पर मनरेगा मजदूर का दर्द समझिएगा या बिहार के मजदूरों की स्थिति देख लीजिए, वह भी देख लीजिए। बिहार के भीतर सरकार कहती है एक्टिव वर्कर्स, इनकी संख्या लगभग 2,70,00,000 है, 2,70,00,000 है। इसमें से जो मनरेगा के लिए अप्लाई किए गए लोग हैं उनकी संख्या है 1,92,00,000, 1,92,00,000। लेकिन जिनको जॉब कार्ड दिया गया उनकी संख्या है 1,74,00,000। लेकिन स्थिति यह नहीं है। सवाल है एक्टिव जॉब कार्ड कितने हैं, और एक्टिव जॉब कार्ड का मतलब यह होता है कि जिनको काम मिल रहा है उनकी संख्या सिर्फ 62,92,000 है। यानी बात शुरू हुई थी 2,69,00,000 से, और जो एक्टिव जॉब कार्ड आ गया सिर्फ 62,92,000 पे। एक स्थिति हो गई। अब सवाल है कि जो मनरेगा के तहत भी काम मिलता है उसमें 200 रुपए एक दिन के मिलने चाहिए, 200 रुपए एक दिन के और 100 दिन काम मिलना चाहिए। उस लिहाज से देखिएगा तो हर के हिस्से में लगभग 20,000 रुपए आएंगे साल भर के। उसको अगर आप एक दिन में डिवाइड कर दीजिएगा तो लगभग 54 रुपए 79 पैसा, ये हर व्यक्ति के एक दिन का खर्चा मनरेगा के तहत अगर 100 दिन काम मिलते हैं 200 रुपए की दिहाड़ी के हिसाब से, तो यह स्थिति है। लेकिन एवरेज जो निकला है पिछले कई सालों का मिलाया गया, एवरेज आ रहा है 35 डेज। 35 डेज का मतलब यह है कि उनको जो पैसा मिला साल भर में वो मिला 7,000 रुपीज, 7,000 रुपए। और उसका प्रतिदिन जब निकालिएगा, हर मनरेगा मजदूर के हाथ में हर दिन के हिसाब से साल भर में 19 रुपए 17 पैसे आते हैं। यह बिहार है। बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है। बिहार के भीतर इंडस्ट्री का सच यह है कि इस देश के भीतर में एक तो फैक्ट है कि लगभग 50% इंडस्ट्री सिर्फ 5 स्टेट में है। उसमें तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? हमको लगता है बिहार के भीतर सरकार जो बताती है उसके पास कहती है हमारे पास 1674 इंडस्ट्रीज है, 1674 इंडस्ट्री बिहार गवर्नमेंट कहती है, इतनी यूनिट्स हैं हमारे पास। इस तुलना में अगर जो टॉप मोस्ट स्टेट तमिलनाडु को लेते हैं वहां लगभग 37,000 इंडस्ट्रीज है, महाराष्ट्र में लगभग 29,000 इंडस्ट्री है, बिहार में खैर बताया जा रहा है 1676 यूनिट्स है। अब इन यूनिट्स के इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? यूनिट में इन्वेस्टमेंट है 6,639 करोड़, सिर्फ 6,000 करोड़। और इसको अगर प्रति यूनिट बांट दीजिएगा तो हर के हिस्से में जो आएगा वो आएगा 35,000, यानी 6,639 करोड़ को अगर आप 1/7 तो 35,550 आएगा।
कल्पना के परे की स्थिति है। और इन सब के बीच एक यूनिट पे लगभग अगर 3.9 करोड़ आ रहा है, ये 35,510 जो है ये टोटल इंप्लॉई हैं जो काम करते हैं। डॉक्यूमेंट्स जरा सा हिल गया था। और हर यूनिट के हिस्से में आएगा 3.9 करोड़। अब आप कल्पना कीजिए, हर इंडस्ट्री की एक एवरेज निकाल रहे हैं तो 3.9 करोड़, और वहां काम करने वाले संख्या को जब हम औसत में बांट रहे हैं तो लगभग 21 एम्प्लॉई आ रहा है। और बिहार सरकार ने इन सब के बीच कहा है इस बार जब ये कोविड वायरस आया कि जो भी इंडस्ट्री आएगी और 500 करोड़ रुपए का वह इन्वेस्टमेंट करती है और 500 लोगों को रोजगार देती है तो उनके लिए हम रेड कारपेट बिछा देंगे, सब कुछ दे देंगे। फिर भी कोई नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी कोई नहीं आ रहा है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। आपको एक चीज और जाननी चाहिए, बिहार सरकार किसी मामले में पीछे नहीं है। बिहार सरकार ने जिले दर जिले व्यवस्था की है कि हर जगह पर एक इंडस्ट्रियल यूनिट की जमीन निकाल दी जाए, और उसने बाकायदा जमीन भी लगा दी है। और हर जगह जो जमीन लगाई गई है उसमें पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर 4 हिस्सों में बिहार को डिवाइड किया। ये 4 जोन बनाए गए और इन जगहों पर लगभग 50-60 के लगभग इन्होंने एरिया चूज किए कि यहां इंडस्ट्री कोई भी लगा सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, इन 4 रीजन्स के भीतर में जैसे पटना में 18 एरिया है, दरभंगा में 11 एरिया है, मुजफ्फरपुर में 10 एरिया है, भागलपुर में 12 एरिया है। इन जगहों पर कोई इंडस्ट्री तो नहीं आई, लेकिन इन जगहों पर इंडस्ट्री कोई आएगी तो उससे डील करने के लिए एरिया मैनेजर्स रखे गए हैं। और वो एरिया मैनेजर्स जो बिहार के भीतर काम कर रहे हैं, जिनको सरकारी पैसा मिलता है, उनकी संख्या जो है वो 10, 20, 30, 35, 38 लोग हैं। 38 एरिया मैनेजर्स हैं जिनको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है। और वो एरिया मैनेजर्स ने उस जमीन को देखते हैं, उस जमीन पर कोई इंडस्ट्री लगाने आएगा तो उसके लिए रेड कारपेट बिछा दी जाएगी, लेकिन कोई नहीं आता है। ये कैसा राज्य है? मौत दर मौत का सिलसिला अगर आप देखेंगे और वहाँ के जो शमशान घाट है, कब्रिस्तान, उन जगहों पर जब झांक के देखेंगे तो स्थिति इतनी विकट है। उसके कुछ दृश्य टेलीविजन पे नजर आ रहे हैं, लेकिन जब इन परिस्थिति में गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये किस चुनाव का मतलब है, वहां कौन सी राजनीति होती है, वहां पर क्या सिर्फ लूट होती है, या वहां पर सिर्फ एक ऐसा पद है जिसमें अगर आप मुख्यमंत्री बन गए तो आपको राज्य की तमाम सुविधाएं मिल जाएंगी, इसीलिए यह पूरा खेल होता है। स्टेट इतना खोखला है भीतर से, तो इस स्टेट के होने का मतलब क्या है? और इस स्टेट के होने का मतलब नहीं है तो इस स्टेट से निकले हुए जो इस देश के भीतर में कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस है, आईपीएस है, दुनिया भर के में फैले हुए प्रोफेशनल्स हैं, जो रेमिटेंस आता है, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो काम कर रहे हैं, बिहार से निकलकर जो लड़के बच्चे काम कर रहे हैं, वो जो माता पिता के पास भेजते हैं या कुछ रोजगार के लिए जो गल्फ कंट्रीज चले गए थे। आपको यह भी जानकर हैरत होगी कि बिहार जितने को नौकरी नहीं दे पाता है या उस नौकरी के ऊपर जो खर्च नहीं कर पाता है, उससे ज्यादा वहां पर बाहर काम करने वाले बच्चे अपने माँ बाप के लिए या देश के अलग अलग हिस्सों में जो काम करने वाले मजदूर थे अभी तक, अब तो वो मजदूर भी लौट गए गांव, लेकिन उनसे जो पैसा पहुंचता था बिहार में, वह बिहार सरकार द्वारा बीते 20 बरस में जो भी क्रिएट किया गया उसकी तुलना में ज्यादा है। ये कैसा राज्य है और ये राज्य क्यों है? मतलब डेड स्टेट की स्थिति क्या हो सकती है? और इस देश के भीतर में मौजूदा सच यह है कि धीरे धीरे बिहार के रास्ते क्या हर राज्य को चलते चले जाना है, क्योंकि इकोनॉमी खत्म हो चली है, आपके पास कोई विजन नहीं बच पा रहा है, और देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है, देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने की स्थितियां जो वो पॉलिटिक्स हो गई है, और बिहार भी उसी दिशा में जा चुका है। हमें लगता है ये सोचिए जरूर, अगर बिहार के लोग जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, देश के भीतर हैं, जरा सोचें और समझने की कोशिश करें इस राज्य को रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद उस राज्य को लेकर इमोशनल हैं, क्योंकि हम लोगों ने पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, पटना साइंस कॉलेज उस ग्लैमर को देखा है जहां पर वाकई हायर एजुकेशन के तौर पर उसकी एक पहचान थी, चाहे वो बीएन कॉलेज हो, पटना कॉलेज हो, हर कॉलेज के। लेकिन मौजूदा वक्त में सब कुछ एक कंकाल में तब्दील हो चला है, और पटना की सड़कों पर अगर आज घूमिएगा तो इतनी भयावह स्थिति है, एक तरफ सन्नाटा है, दूसरी तरफ मौत का रुदन है। यही है बिहार मौजूदा वक्त में, और देश के उन हिस्सों में जो सबसे ज्यादा, जहां पर 40 सांसदों को देता है, जिसके जरिए देश की राजनीति इधर से उधर हो जाती है।
ये वो बिहार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।